और मेरे तो अब मन में इतना आक्रोश है उन लोगों के लिए, मैं कहता हूँ 10 फांसियाँ कम है उनके लिए। तड़पा तड़पा के मारो आप उनको, हाँ, तब जाके इनको सीधा सीधा होगा। कहता हूँ फांसी पे चढ़ा दो, मारो मत, फांसी पे चढ़ा दो, गोली से उड़ा दो। मतलब अगर हमारे संविधान में गोली वाला कानून मृत्युदंड। अब इसमें साजिश के बारे में तो कहना जल्दबाजी होगी, बट बाकी जो कुछ हिंट्स सामने आ रहे हैं उसे लगता है इसमें चीन का, पाकिस्तान का हाथ है, और साथ में एक हमारे यहाँ एक हमारा जो भोंदू सा एक नेता है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाइए, जो हमेशा देश विरोधी कार्य करता है, विदेशी ताकतों से मिला रहता है। सुनते हैं उसकी भी कुछ मीटिंग हुई थी विदेश में जाकर कि यहाँ पे ये सब करना है बांग्लादेश में, और जो हिंदू समर्थक सरकार है उसको हटाने के लिए। अब क्या है सच क्या नहीं, ये तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से ही सामने आएगा। कोई निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी अगर इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी तभी कुछ सामने आएगा। इसकी संभावना इसलिए नहीं है कि यदि एक समुदाय विशेष के लोगों पर जरा सा भी अत्याचार हो, 2-4 लोगों पे भी, तो पूरा यूएनओ हिल जाता है, पूरा संसार से पता नहीं कहाँ से पत्रकार आके बकवास करना शुरू कर देते हैं। मतलब झूठी भी अगर अफवाह फैल जाए उन लोगों के बारे में, और यहाँ हिंदू मारे काटे जा रहे हैं, वहाँ पर उनकी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, उसके उपरांत भी जो है किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही। कोई यूएनओ का वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि नहीं आया संयुक्त राष्ट्र संघ का, ना ही कोई वहाँ विदेशी पत्रकारों का जमघट लगा, ना ही कोई जो एक होता है ना मीन्स इंटरनेशनल जो परव्यू है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई हाय हल्ला मचा, शोर मचा, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। इसके बाद अब बेचारे वो हिंदू जब मर पिटने के बाद जब खुद वो खड़े होकर उन्होंने आवाज़ उठाई है, तब थोड़ी बहुत आवाज़ 1-2 विदेशों से आई है, विदेशी पत्रकारों की, कि हाँ जो हो रहा है गलत हो रहा है। परंतु इसके उपरांत भी कोई विदेशी ताकत इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रही हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ नहीं हो रहा। और अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि ये जो सरकार है, अच्छा एक चीज़ और है, अभी जो इनकी सरकार बनी, क्या नाम है वो, उल जमा जो बने सेना प्रमुख जो हैं, उन्होंने कहा कि आगे से नहीं होने दिया जाएगा, ये गलत हो रहा है। निंदा करने से क्या होता है? मैं ये कहता हूँ, दंगाइयों की जो संख्या थी वो कम से कम 10 लाख से ज़्यादा थे, हिंदू मरे हैं 500,000 के करीब, 1,000 हम मान लेते हैं चलिए, तो 1,000 का 100 गुना हो गया 1 लाख, और 10 लाख मतलब 1,000 बंदों ने एक हिंदू मार दिया। तो कम से कम आप 100, अगर 1000 हिंदू मरा है तो कम से कम 10,000 लोगों को, 10 गुना को तो आप फांसी पे चढ़ाओ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, खून का बदला खून। ये सब क्या है कि ये गलत हो रहा है, ये लिफाफेबाजी, दिस इज़ कॉल्ड लिप सिंपैथी, मतलब सिर्फ बोल के सिंपैथी दिखाना, सहानुभूति दिखाना, जिसको हम उर्दू में हमदर्दी कहते हैं। उसका क्या मतलब है? जब उन्होंने हमारे लोगों को मारा है तो उन दंगाइयों को क्यों नहीं होती फांसी की सज़ा? यहाँ तो ऐसा बिल्कुल होता है, अगर किसी मुस्लिम पे अत्याचार हो तो पुलिस तो गिरफ्तार कर लेती है, मेरे ख्याल से अभी यूपी में ही ऐसा हुआ है। तो फिर वहाँ क्यों नहीं हो रहा? खाली होठों को हिलाने से कि हाँ जी बुरा हो रहा है, ये तो हम भी कर देंगे, फिर ये तो कोई बात नहीं हुई। तो इसलिए जो है ठोस एक्शन होना चाहिए। अगर वाकई में जो बांग्लादेश की जो नई सरकार है, जिन्होंने तख्ता पलट करके गैर कानूनी तरीके से जो ये सरकार बनाई है, जो इतना मतलब जो अपना क्या नाम था, अवामी लीग, जो अपना शेख हसीना की जो सरकार थी, उसने देखिए बांग्लादेश को हिंदुस्तान से भी ऊपर उठा दिया था कुछ व्यापार में, सूती के व्यापार में, रेडीमेड गारमेंट्स के व्यापार में बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया था हिंदुस्तान से। मैं तो खुद ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर रहा हूँ, वहाँ पे एक एक चीज़ क्या होता है, हाँ ये चीज़ मेड इन, मैं सोचता था ये इंडिया की शर्ट है, बहुत अच्छी जो शर्ट है, देखो तो बांग्लादेश। तो ये उसके बाद इतनी बढ़िया जो काम चल रहा था, सिर्फ उन्होंने अब, अच्छा दूसरी बात, हिंदुओं का उससे कुछ लेना देना नहीं था जो इन्होंने सरकार हटाई, इसके बाद हिंदुओं को मारने पे आ गए। इससे ही पता चलता है ये एक बहुत गहरी साजिश है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर अब कहते हैं जी 1 करोड़ लोगों को कैसे हम यहाँ ले आएँ, मैं तो कहता हूँ सारे पाकिस्तान और बांग्लादेश से, ये मेरे अपने विचार हैं, किसी को गलत भी लग सकते हैं। जो भी हिंदू आना चाहे उनको यहाँ लेके आया जाए, ठीक है ना। वो बेचारे वहाँ मरते कपते रहें, अपनी बहू बेटियों की, बहनों की इज्जत लुटवाते रहें, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। और एक और मेरा सुझाव है, देखिए वो सुझाव बड़ा अनोखा है, शुरू में किसी को अजीब लग सकता है, बट मेरा तो यहाँ तक कहना है कि मोदी सरकार एक्शन में आए। अभी तो हमारी देश की जो सुरक्षा बहुत मजबूत हो गई है, अब वो कांग्रेस वाली तो सरकार रही नहीं कि हाँ जी गोलों में बारूद नहीं है, हमारी तोपें एक्सपायर्ड हैं, पिस्तौलें चलेंगी नहीं, राइफल्स चलेंगी नहीं, तो सब कुछ बढ़िया है कि साला उनको एक वार्निंग दी जाए कि भाई 10, जैसे मैं कह रहा हूँ, 10 दिन के अंदर अंदर जिन लोगों ने भी हिंदुओं पे अत्याचार किए हैं उनको फांसी पे चढ़ाया जाए, रेपिस्टों को उम्र कैद की जाए, और जिन्होंने उनको लूटा है धन संपत्ति वो उनसे वापस ली जाए, जैसे यूपी में करते हैं, ठीक है ना, जोगी बाबा।
ये सब किया जाए, नहीं तो हिंदुस्तान अटैक करके बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दे। एक टुकड़े पर मुस्लिम जनता रहेगी, मुस्लिम बंगाली, और दूसरे टुकड़े में हिंदू बंगाली रहेंगे। सीधी सी बात है, ये जो है जड़ समस्या को जड़ से ख़त्म करिए। क्यों हमारे हिंदू मरते कटते रहें? यहाँ तो हम अपने मुस्लिम, यहाँ पर भी मुस्लिम ही ज़्यादातर अत्याचार करते हैं हिंदुओं पर, यहाँ हिंदू ही पलायन करते नज़र आते हैं, जबकि ये हिंदू बहुल देश है और वहाँ पे भी यही चल रहा है। ऐसा कैसे चलेगा? वहाँ तो कम से कम मोदी जी अपनी ये पावर दिखाएं। बिल्कुल, वहाँ बॉर्डर पे अभी 2-3 दिन पीछे अगर हम जाएंगे तो हिंदू फैमिलीज बॉर्डर पे खड़ी थी बांग्लादेश और इंडिया के, लेकिन हमारे देश की सरकार ने गेट नहीं खोले, उन्हें अपने देश में एंट्री नहीं दी है। लेकिन जो वहाँ के अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनको मुबारकबाद जरूर दी है मोदी जी ने। तो क्या उनके लिए गेट नहीं खोलना चाहिए? तो उन्हें अपने देश में नहीं ला सकते हम? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। देखिए, एक तरफ तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हैं, ठीक है, जिसका ये मतलब है कि भाई जो पाकिस्तान, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम प्रताड़ित होकर आए हैं उनको देना है। इसके बाद उनको क्यों रोका जा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। हाँ, इतनी सावधानी जरूर रखी जाए कहीं उनके बहाने कहीं वो मुस्लिम ही ना आ जाए यहाँ पे। क्योंकि इससे एक चीज़ पे मैं हैरान होता हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि भाई जो है, मतलब जो अवैध घुसपैठ होती है उसमें अधिकांश मुस्लिम ही होते हैं। क्योंकि हिंदू तो अब आ रहा है जब उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। उसके बिना हिंदू जनरली इतना आता नहीं है बांग्लादेश से, पाकिस्तान से तो आता है, बांग्लादेश से नहीं आता है। तो मेरी समझ से बाहर है वो क्यों मोदी सरकार जो है इन्हें रोक रही है। मेरे हिसाब से तो मैं तो आपकी जब बात का मैंने उत्तर पहले ही दे दिया। मैंने कहा जो आना चाहे सबको आने दो, हिंदुओं को, ठीक है ना, पहली बात। दूसरा, आपने क्या प्रश्न किया था? आपने एक चीज़ और बोली थी। एक तो आपने कहा था वो बैठे हैं बॉर्डर पे, उनको क्यों नहीं आने दे रहे? अच्छा हाँ, मुबारकबाद, मतलब मुबारकबाद जिसको हम हिंदी में कहते हैं बधाई या शुभकामनाएं। तो देखिए, अब इसको 2 तरह से देखा जा सकता है। इसको कूटनीति कह लीजिए, डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार कह लीजिए, कोई ऐसी। देखिए, देनी मेरे हिसाब, अगर मैं मोदी जी यहाँ होता तो मैं नहीं देता बधाई कि हमारे हिंदू मर कट रहे हैं, आप बधाई दे रहे हो, ठीक है ना। उल्टा मैं तो उनसे, या फिर बधाई देने के अगले दिन मैं फ़ोन करके कहता, जैसे मैंने अभी कहा है कि 10 दिन के अंदर सबको सजाएं दी जाएं। क्या होता है, अगर सजा दी जाएगी गलत काम करने वाले को, उसके बाद फिर उसका साहस नहीं होगा दोबारा गलत काम करने का। तो 10 लोग और रुक जाएंगे जो गलत, उनकी भी हिम्मत नहीं होगी। क्योंकि और अदरवाइज़ गलत आदमी की हिम्मत बढ़ती है, साहस बढ़ता है अगर आप उसको सज़ा नहीं देंगे ना। तो सज़ा देने की बात करनी चाहिए, नहीं तो अटैक करके 2 फाड़ करो उसको दोबारा से बांग्लादेश को। क्योंकि हिंदुओं ने धोखा खाया। उन्होंने सोचा है जब पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ पाकिस्तान से और बांग्लादेश बना कि अब वहाँ हिंदू बंगाली और मुस्लिम बंगाली प्यार से रहेंगे। हिंदू बंगालियों ने अपना बहुत खून बहाया बांग्लादेश बनाने के लिए, परंतु उनको धोखा दिया गया और धार्मिक आधार पर उनको एक तरफ कर दिया गया और उन्होंने बहुत अत्याचार सहे हैं और अभी भी सह रहे हैं। और इसका मैं आपको कंक्रीट एग्जाम्पल देता हूँ। उन्हें तस्लीमा नसरीन जो विभिन्न नावल लिखती है ना, उसमें अधिकांशतः वो बांग्लादेशी मुस्लिमों द्वारा बांग्लादेशी निर्दोष बांग्लादेशी हिंदुओं पर 2 अमानवीय अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हीं का वर्णन होता है। इसीलिए उसको वहाँ कट्टरपंथियों से धमकियाँ मिली क्योंकि वो उनकी पोल खोल रही थी तो मुस्लिम कट्टरपंथियों की, और इसलिए उसको जान बचा के बाहर रहना पड़ रहा है। हिंदुस्तान में ही रह रही है वो, है ना, जो शरणार्थी, वो अपना असाइलम, पॉलिटिकल असाइलम लेके राजनीतिक शरणार्थी बन के। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये हिंदुस्तान के लोगों से ना ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सजेशन देना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि कम से कम तस्लीमा नसरीन के 2 जो हैं नावल ज़रूर पढ़ें। एक है लज्जा और एक है फेरा। उस लज्जा में तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, जितने अमानवीय अत्याचार किए हैं। और जैसे उस फिल्म की जो नायिका है और उनका पति है, जो हमेशा के लिए वो भोगते हैं एक मानसिक त्रासदी, फिजिकल त्रासदी तो है ही है, मानसिक त्रासदी जैसे भोगती है ना वो, उसका जो जीवंत वर्णन किया गया है, तो उसके लिए लज्जा। और दूसरा मैं नावल उपन्यास बोल रहा हूँ फेरा, ये हिंदुस्तान की जनता जरूर पढ़े। गाजियाबाद के अंदर हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं पिंकी चौधरी, सुना होगा आपने, न्यूज़ में आया था अभी 2 दिन पहले। वो एक बस्ती में गए थे और वहाँ के मुस्लिमों को जो झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे थे उनको मारा पीटा गया और ये बोला गया कि तुम रोहिंग्या मुसलमान हो, जबकि पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी है तो वो रोहिंग्या मुसलमान नहीं थे। तो ये कहाँ तक सही है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सही माने तो मैं चलो आ नहीं पा रहा था यहाँ पर और मेरे मन में कई बातें कुलबुला रही थी, क्योंकि मैंने देखिए सोशल मीडिया पे पढ़ा है, बहुत ही गहरी ये प्लानिंग, बहुत गहरी है। और ये एक बात से साबित होती है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारी पुलिस बहुत योग्य है, कर्मठ है, परंतु मैं पुलिस के अधिकारियों से दोबारा निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका और गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया जाए
कि वो वाकई रोहिंग्या है कि नहीं। बाकी देखिए, मैं किसी को भी मारना पीटना गलत मानता हूँ, क्योंकि ये गैर कानूनी है, गैर विधिक है, ये विधि विरुद्ध है, हिंदी में बोलूँ तो शुद्ध। तो ये तो नहीं होना चाहिए। हाँ, उनको जेल में डाला जाना चाहिए, उनको मैं कहता हूँ फांसी पे चढ़ा दो, मारो मत, फांसी पे चढ़ा दो, गोली से उड़ा दो। मतलब अगर हमारे संविधान में गोली वाला कानून मृत्युदंड का हो जाए तो, अगर वो रोहिंग्या साबित होते हैं तो। परंतु पहले इसके लिए कानूनी प्रावधान बनना चाहिए कि ऐसे जो घुसपैठिए हैं उन्हें गोली से उड़ाने का या फांसी पे चढ़ाने का। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने वो देखी है, वो वीडियो क्लिप्स देखी है जिसमें वो पिटाई कर रहे हैं? हाँ, मैंने देखी। उसमें आपने एक चीज़ देखी है, वो पिट तो रहे हैं, हाँ। चाहे ना उनकी महिलाएं ना उनके पुरुष, किसी ने भी एक बात कही है क्या, अरे नहीं नहीं हम रोहिंग्या मुसलमान नहीं है? किसी ने नहीं, कि वो पिटते रहे, हाय हाय करते रहे। देखा आपने किसी ने कहा है? नहीं ना। इससे ये साबित होता है कि वो हैं, हो सकते हैं। नहीं तो आदमी सबसे पहले मुंह से निकलता है, नहीं सर आपको गलतफहमी लग रही है, मैं नहीं हूँ रोहिंग्या, बट उसके मुंह से नहीं निकला, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हो सकते हैं। लेकिन और पुलिस तो बहुत, clear मना मैं बताता हूँ, देखिए रोहिंग्याओं को बसाने के लिए, देखिए मैंने जैसा कुछ पढ़ा कि वो अम्बाला शहर में पहुँच जाता है, कोई भी रोहिंग्या मुसलमान अम्बाला शहर में पहुँच जाता है, वो किसी भी मस्जिद में चला जाता है, वहाँ उसका सारा पूरे देश में उनको फैलाया जाता है, देखा जाता है कहाँ मुस्लिम की जनसंख्या कम है, वहाँ उनको भेज दिया जाता है। यहाँ तक कि उसमें जामा मस्जिद तक का एग्जाम्पल दिया है कि भाई नॉर्थ साइड में फैलाने का जो है हमारी जामा मस्जिद को मिला है। मैं कहता हूँ कि भाई मेरे ऊपर गाज गिरे अगर ये बात झूठ हो, मैं चाहता हूँ ये बात झूठ ही निकले, पर मैं सिर्फ उसका उदाहरण दे रहा हूँ जो सोशल मीडिया में लिखा था। हो सकता है वो गलत हो, है ना, वो गलत है तो फिर गलत है, फिर उस बंदे पर एक्शन होना चाहिए जो ऐसा, हाँ, जिसने ऐसा लिखा है। परंतु अगर इतनी गहरी साजिश है तो फिर एक बात देखिए, कितने सारे उसमें 122% बढ़ गई है, होता ना पिछले 10 साल में, इस तरह के आते हैं आंकड़े कि भाई इतने जिलों में, वेस्ट बंगाल के, असम के, उड़ीसा के, झारखंड के, बिहार के, तो फिर कैसे बढ़ गए? उससे ये बात सही भी लगने लगती है जो मैंने अभी बताई कि वो अम्बाला उतरता है, फिर वहाँ उसका राशन कार्ड बन जाता है, उसको वहाँ भेज दिया जाता है, आधार कार्ड बन जाता है, पूरा इनका सिस्टम है। तो भाई जैसे मोदी सरकार से मैं ये निवेदन करता हूँ, जिस प्रकार से उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया, आतंकवाद का सिस्टम जो है उसका जो एक पूरा का पूरा नेटवर्क को ध्वस्त किया है, इसी प्रकार इस नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। ये आतंकवाद से भी खतरनाक है। आतंकवादी तो 2-4 लोगों को मारते हैं, उनके बारे में हमें पता भी चल जाता है, बम ब्लास्ट हो जाते हैं, 15-20 लोग मारे जाते हैं, हमारी संपत्ति नष्ट होती है। परंतु जो ये काम चोरी छिपे हो रहा है, उससे तो ये सीधा देश पे कब्जा हो जाएगा। इसलिए जो है मोदी जी सरकार से मेरा निवेदन है, जिस प्रकार आतंकवाद के नेटवर्क को उन्हें ध्वस्त किया है, इसी प्रकार ये जो गहरी षड्यंत्र चल रहे हैं कि भाई ये मुस्लिम बहुल देश बना दिया जाए, और ये क्या बोलते हैं इसको, गजवाए हिंद का जो ये सपना देख रहे हैं और उसके लिए पूरा इसको कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ इस देश के भी कुछ गद्दार, जो मैं ये नहीं कह रहा कुछ सिर्फ मुस्लिम धर्म के, कुछ और धर्मों के भी रिश्वत के लालच में मिलते हैं, जो उन सबको भी करके फांसी पे चढ़ाया जाए। जो गैर कानूनी घुसपैठ करता है, चाहे उसको आप एक बार को उम्र कैद दे दो, लेकिन जो उनकी हेल्प करता है वो बहुत बड़ा अपराधी है, जो इस देश का खा रहा है पहले से, इसके बाद वो गद्दारी कराए, उसको चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो, उसको अविलंब फांसी पर चढ़ाने का प्रावधान बने। और मेरे तो अब मन में इतना आक्रोश है उन लोगों के लिए, मैं कहता हूँ 10 फांसियाँ कम है उनके लिए। तड़पा के मारो आप उनको, हाँ, तब जाके इनको सीधा होगा। ग्राउंड रियलिटी में फिलहाल इतना ही। हम खड़े थे देश की राजधानी दिल्ली में।